नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत के बाद मोहन सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिप कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं 4 जिम्मेदार अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। इधर कोल्ड ड्रिप के बाद 2 और कफ सिरप में मानक से अधिक खतरनाक केमिकल मिले हैं, जिसको बैन करने के लिए मोहन सरकार ने केंद्र सरकार को खत लिखा है। इधर ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। याचिका दाखिल कर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर दवाइयों को लेकर, जिसमें बच्चों को जिस तरह से दवाई पहुंची, क्या जो दवाइयों का सेवन हम कर रहे हैं वो अब सेफ नहीं रही। सबसे गंभीर सवाल तो यही है, आगे सरकार और किन किन लोगों पर इसमें एक्शन लेगी, कौन कौन और जिम्मेदार इसमें हो सकते हैं। इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कफ सिरप के कहर के बाद मोहन सरकार ने बिना देरी किए अपना एक्शन शुरू कर दिया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरने शुरू हो गई है। कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत के बाद मोहन सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। 4 अक्टूबर को डॉक्टर प्रवीण सोनी और श्रेजन फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 5 अक्टूबर को कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री पर बैन लगाया गया। 5 अक्टूबर डॉक्टर प्रवीण सोनी को स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया। 6 अक्टूबर को ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य समेत 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए। 6 अक्टूबर को डॉक्टर प्रवीण सोनी के अपना मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया गया। डॉक्टर प्रवीण सोनी की जमानत याचिका भी निरस्त कर उन्हें जेल भेजा गया। 6 अक्टूबर को मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया और टीम जांच के लिए तमिलनाडु गई। इस बीच एमपी में 2 और कफ सिरप जहरीले निकले। रिलाइफ रेसिप्रेस टीआर सिरप में मानक से अधिक मिला केमिकल। सिरप में तय मात्रा से ज्यादा मिला डायलेथिन ग्लाइकोल। रिलाइफ में मिला 0.616% डायएथिलीन ग्लाइकोल। रेसिप्रेस टीआर में मिला 1.342% डायलेथिन ग्लाइकोल। मानक सिर्फ 0.1% तक की अनुमति देता है। दोनों सिरप पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू। कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप पर बैन लग चुका है। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप में 48.6% डायलेथिन ग्लाइकोल की मिलावट पाई गई थी। डायथाइलिन ग्लाइकोल एक जहरीला केमिकल है। सभी औषधि निर्माताओं, अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए गए। कफ सिरप से जो घटना घटी है, हमने इस पर कार्रवाई करते हुए जो तमिलनाडु की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री की दवाइयों को भी बैन किया और 2 फैक्ट्री की और जानकारी आई है, उनको भी हमने बैन करने के लिए लिखा है। और मैं मान के चलता हूँ कि जहाँ ये दवाइयाँ बनती है वहाँ की दृष्टि से सरकार को भी उनको हमने लिखा और भारत सरकार को भी लिखा कि इनके खिलाफ, खासकर तमिलनाडु सरकार ने जो अपनी इस बात को माना कि वहाँ उस फैक्ट्री की जहाँ दवाई बनती थी, वहाँ ये इस प्रकार की चीज़ों को भी पाया गया कि वो आपत्तिजनक थी। कफ सिरप से बच्चों की मौत के इस पूरे मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी कि वो ऐसे मार्मिक मुद्दे पर सियासत करने से बाज आए। सीएम ने कहा कि ऐसे मामले में कांग्रेस सरकार में कार्रवाई भी नहीं होती थी, जबकि बीजेपी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। हमने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है उसमें कुछ और अधिकारियों को आज मैंने अपनी कठोर कार्रवाई करते हुए कि मानवीय दृष्टि से हम किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खास करके मानवीय जीवन से जुड़े पक्ष हैं, छोटे बच्चों के लिए अगर ऐसी बात होना ये बहुत दुखद है। और शोक की इस घड़ी में मैं कांग्रेस से भी कहना चाहूँगा कि खाली आरोप लगाना सरल है, उनके हल्केपन से ही इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर ध्यान भटकता है। अब अपने शासन के अतीत की घटनाओं को याद करें, जब वो कार्रवाई भी नहीं करते थे, हमारी सरकार तत्परता से कार्रवाई करती है और इस नाते से हम संवेदनशीलता के साथ शासन चलाते हैं और हमारा कोई भी सरकारी अमला जहाँ कहीं भी लापरवाही करेगा, हमारी कठोर कार्रवाई होगी। दूषित कफ सिरप के सेवन की वजह से अभी भी कई बच्चे बीमार हैं। उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से बीमार 9 बच्चे महाराष्ट्र में नागपुर के अस्पताल में भर्ती।
सीएम मोहन यादव ने इन बच्चों के इलाज के दौरान इन पर निगरानी रखने के लिए 3 अधिकारियों को नियुक्त किया है। इधर कफ सिरप से हुए बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। याचिका दाखिल कर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वंदना त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना त्रिपाठी जी, इसमें कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल बार बार ये उठ रहा है कि क्या ये कार्रवाई काफी है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से डॉक्टर पर कार्रवाई हुई, क्या उन अधिकारियों पर भी उसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिनकी देख रेख में ये दवाई मध्य प्रदेश में आ गई और इन बच्चों तक पहुंच गई? व्यक्त करती हूँ। ये बहुत ही दुखद घटना है और हमारे प्रदेश में इस प्रकार, हमारे प्रदेश के मासूम जिस प्रकार से उन्होंने एक जहरीली सिरप की वजह से अपनी जान खोई, उसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा, खुदा में ये बात दोहराऊंगी, जो भी जिम्मेदार होगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आपने देखा 2 ड्रग कंट्रोलर्स को निलंबित कर दिया गया है, एक डॉक्टर को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और कंपनी को भी एफआईआर की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ितों के परिवारों को सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। देखिए, हम सहायता राशि देकर किसी को वापस तो नहीं ला सकते, पर उन्होंने अपनी, जिन परिवारों ने अपने मासूमों को खोया है, कहीं न कहीं उनका जितना हो सकता है उसका समर्थन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात पुनः स्पष्ट कर दूं है कि अगर किसी प्रशासनिक तंत्र की वजह से या किसी अधिकारी की चूक की वजह से या किसी भी प्रकार के अराजकता की वजह से इस प्रकार की जहरीली कफ सिरप हमारे प्रदेश के बाजार में आई है, हमारे प्रदेश के किसी जिले में आई है और उसका सेवन करने की वजह से अगर मासूमों की जान गई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी इस प्रकार की असंवेदनशीलता नहीं दिखाई गई कि इस प्रकार के विषयों पर कार्रवाई न हो। आपने देखा हर्षा का जब बम ब्लास्ट का मामला हुआ था, तब भी हमने कार्रवाई करी थी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जैसे बड़े अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया। एक कलेक्टर इसमें लेकिन एक चीज और है, अब डॉक्टर्स खड़े हो गए, उनका ये कहना है कि डॉक्टर की क्या गलती है इसमें, जो दवाई परमिटेड थी वो उन्होंने लिख दी, उन पर कार्रवाई करें। जिन्होंने परमिट की, जिनकी देखरेख में यहाँ पर ये आई, वो कह रहे हैं कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसको किस तरीके से टैकल करेगी सरकार? देखिए, ये पूरी चेन होती है, ऐसा नहीं है कि अधिकारी जिम्मेदार है और डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टर्स को ये बात पता होना चाहिए कि उसमें कौन सी चीजें यूज हो रही हैं और किस प्रकार की वो दवा है। कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करने से पहले डॉक्टर्स को उसको टेस्ट करना चाहिए कि ये दवा देने से किसी भी प्रकार का रिएक्शन या किसी भी, ये डॉक्टर ये कैसे अपनी सल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारी कोई गलती नहीं, अधिकारी की गलती है, जो सिर्फ परमिटेड थी वो हमने लिख दी। तो ये कोई अराजकता यहाँ चल नहीं रही है। डॉक्टर्स को ये बात चेक करनी चाहिए थी और डॉक्टर्स की पूरी लापरवाही है। आप एक बात बताइए, जब वो सिर्फ बच्चों को लिखी जा रही है तो डॉक्टर्स को क्यों लिखी जा रही है? अगर अधिकारी के माध्यम से या किसी की गलतियों के माध्यम से बाजार में वो सिर्फ आप ये तो डॉक्टर्स का एक फर्ज नहीं बनता है कि कोई अगर नया इंडिकेंट बच्चों को दिया जा रहा है तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि इंडिकेंट क्या है, क्या बच्चों के शरीर में डाला जा रहा है। इस प्रकार से तो वो कुछ भी बच्चों को लिख देंगे और बच्चों को पिला देंगे। तो देखिए, डॉक्टर्स अगर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर्स इस प्रकार से सामने आए, तो मैं तो ये नहीं डॉक्टर्स गलत नहीं है। डॉक्टर्स भी उतनी ही लापरवाही दिखाई है जितना उन व्यवस्थाओं ने दिखाई है। ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास। डॉक्टर अरविंद जैन जी जुड़ गए हमारे साथ, पूर्व अध्यक्ष IIMA के। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक मामला इतना बड़ा हमारे देश भर में चर्चा का विषय है, उसमें अब कुछ डॉक्टर के फेवर में आ गए हैं कि उन पर कार्रवाई क्यों हो गई। क्या इसमें डॉक्टर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि उन पर वैसे भी कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे दूसरा क्लिनिक चला रहे थे, और ये जो दवाई उन्होंने लिखी ये बहुत सारे बच्चों तक पहुंची है। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है इसमें? देखिए, जिम्मेदारी का जहां तक सवाल है तो किसी भी चेन में हर एक कड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हाँ। अगर आप सीधा पूर्ण रूप से एक डॉक्टर को दोषी मानते हैं तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। नहीं, पूरा दोषी नहीं, ये तो पूरी चेन है, तो उसमें डॉक्टर भी शामिल है।
मैं ये जानना चाहता अब हूँ। आप ये बताइएगा कि डॉक्टर का काम प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो दवाई लेता है वो, या जो दवाई की दुकान वाला देता है, उस दवाई के सर्टिफिकेशन की ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं है, इसकी जवाबदारी किसकी है? डॉक्टर जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा ये मान के चलता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन में वो दवाई लिख रहे हैं वो सारे जो शासकीय मार्क हैं या जितने मानक हैं उसको पूर्ण करने के बाद ही बाजार में अरविंद जी, आई मैं है। इसमें एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि जब डॉक्टर कोई दवाई लिखता है उसके पास तो 50 ऑप्शन होते हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक दवाई को ही लगातार क्यों लिखता है? आप एक बात बताइए, आप जब कलम यूज करते हैं तो क्या कोई भी कलम उठा के लिखना शुरू कर देते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ये इसमें से ये कलम ठीक है जो अच्छा लिखती नहीं, है? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि वो चॉइस कैसे होती है उसकी कि मैं यही दवाई वो लिखूं। चॉइस ऐसे होती है कि डॉक्टर का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। फार्मा कंपनी वाले उनके पास डिटेलिंग के लिए आते हैं, हाँ। वो अपनी दवाई के कंपोजिशंस और कंपाउंड्स के बारे में जानकारी देते हैं, हाँ। उनकी जो उन्होंने उस दवाई की रिसर्च की है उस रिसर्च की जानकारी देते हैं, और उसके बाद एक डॉक्टर तय करता है कि ये एक्स दवाई फलाने पेशेंट के लिए हमारे हिसाब से ज्यादा फायदेमंद है। तो फिर तो वो चेन का हिस्सा बन गई ना, इसका मतलब उन्हें नॉलेज होती है हर चीज की। डॉक्टर एक ही दवाई लिखता है या यही दवाई क्यों लिखता है, ये मेरे हिसाब से तो जैसे टेट्रासाइक्लिन है या क्लोसिन है, 10 किस्म के कंपनियां मार्केट करती हैं और 10 किस्म के नाम से बाजार में बिकती है। जो डॉक्टर को जो नाम, एक तो पैलेटेबल कौन सा नाम आ गया उसके हिसाब से उस दवाई को देने के बाद मरीजों को क्या उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ, उसके हिसाब से वो एक दवाई लिखना शुरू करता है। इसमें जो है ये पर्टिकुलर केस में जिस तरह से डॉक्टर को सभी लोग पूर्ण रूप से दोषी मान रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप ये बताइए कि आज की तारीख में इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं दवाई लिखने के पहले या तो ये जानकारी प्राप्त कर लूं, कहां से प्राप्त कर लूं ये बता दें कि ये दवाई सही है या गलत है। हर एक दवाई में एक बैच लेकिन नंबर लिखा मेरा जाता आप सवाल नहीं समझे सर। मेरा सवाल ये था अरविंद जैन जी कि जब उसे खुद कॉन्फिडेंस आ गया, डॉक्टर को कॉन्फिडेंस आया, उसने उसके पीछे कुछ रिसर्च की, और अगर वो रिसर्च फेल हो जाती है मान लीजिए तो रिसर्च डॉक्टर नहीं करता इसकी रिसर्च। नहीं, उसके पास कोई आया, उसने उनको बताया, मैं यही तो बता रहा हूं आपको, तो उसमें डॉक्टर एक कड़ी तो बन गया ना। फिर ये कहना कि डॉक्टर पर क्यों कार्रवाई हो गई, अभी जांच चल रही है। डॉक्टर्स को इतनी जल्दबाजी क्या है कि वो आकर ये बोले कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए जांच चल रही है तो फिर जांच चलने दीजिए ना, डॉक्टर को दोषी क्यों बना दिया? दोषी नहीं, मैं दोषी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि आज तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे अगर आपको डॉक्टर को आपने नहीं छोड़ा तो। वो कौन होते हैं इस तरीके से ब्लैकमेल करने वाले? नहीं, और ये कौन होते हैं ये क्लेम करने या ये सर्टिफाई करने वाले कि ये डॉक्टर ही दोषी है? अरे तो हम नहीं कह रहे ना डॉक्टर दोषी है, अब ये कानून का विषय है ना। नहीं कह रहे, कानून कह रहा है ना। और जिसकी कोई जांच नहीं हुई, डॉक्टर को अगर अरेस्ट करना होता है तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट की आपको लगता है उनका उल्लंघन हुआ है यहाँ पर? उनका उल्लंघन हुआ है, उसको आप बताइए ना कि ये उल्लंघन हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। पूर्ण रूप से उल्लंघन हुआ, पूर्ण रूप से। और जिनको दोषी माना जाना चाहिए उनको आपने या तो सस्पेंड कर दिया है और या कह दिया कि आप छुट्टी पे चले जाइए। चलिए एक बार वंदना जी इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद दो मेहमान आ रहे हैं उनके पास। जिनकी जवाबदारी बनती है कि मानकों के अनुकूल और मानकों को देखते हुए कोई भी दवाई बाजार में आनी चाहिए। चलिए ठीक, एक मिनट वंदना जी। एक बच्चे की माँ होने के नाते मैं भी दवाई अगर कोई दवाई अपने बच्चे को देती हूँ तो उसको देखती हूँ उसमें क्या कंटेंट है, उसकी एक्सपायरी डेट देखती हूँ, उस दवाई के बारे में पढ़ती हूँ, उसके बाद ही उस दवाई को देती हूँ। तो क्या डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो रिसर्च करे कि उस दवाई का क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है? डॉक्टर उस कड़ी का हिस्सा है, डॉक्टर की ये जिम्मेदारी नहीं बनती। डॉक्टर कैसे अपना पल्ला झाड़ सकते हैं ये कहकर कि मेडिकल कंपनी ने सर्टिफिकेट दे दिया, सामने मिला दिया, इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ते, तो आप छोटे बच्चों को खुद भी प्रिस्क्राइब कर देंगे। और छोटे बच्चे तो ये नहीं देख सकते कि मैं क्या दिया जा रहा है। जब डॉक्टर इतने प्रिसाइजली लिखता है 3.5 ml, तो डॉक्टर को पता होता है ना कि 4 ml अगर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। डॉक्टर को इफेक्ट साइड इफेक्ट के बारे में क्यों नहीं मालूम होता है? डॉक्टर की पूरी गलती है इसमें, मैं मानती हूँ उसको कड़ी की गलती है, एक बहुत बड़ा
ठीक, मैं एक मिनट आता हूं आपके पास शिम्पी जी, लेकिन इस मामले में क्या राजनीति ठीक है? मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि राजनीति ऐसे मामलों पर क्यों, और बहुत विषय हैं उन पर राजनीति हो, इसमें हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर कार्रवाई नहीं कर रही हो तब सवाल उठाए जाए। देखिए, विपक्ष किसी भी तरह की कोई राजनीति तो कर नहीं रहा है, और यदि जनता के साथ किसी भी तरह की कुछ घटना घटती है तो ये हमारा दायित्व है कि हम मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करें। और वो कौन सी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? जैसे ही तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आई थी, ये प्रदेश सरकार का दायित्व बनता था कि सबसे पहले ड्रग कंट्रोलर डीके मौर्य साहब को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए था। राजस्थान सरकार ने तो बर्खास्त किया था अपने ड्रग कंट्रोलर को, उल्टा आपने क्या किया, आपने उन्हें अपर सचिव बनाकर बैठा दिया। आप एक तरफ बात करते हैं कि हम एसआईटी गठित करेंगे और दूसरी तरफ आप ड्रग कंट्रोलर को सरकारी कुर्सी पर पदस्थ रखते हैं। हम कैसे ये मान ले कि कार्रवाई निष्पक्ष होगी? दूसरी बात, आपने जो स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हैं यादव जी, उनको क्यों नहीं अभी तक बर्खास्त किया है? देखिए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सचिव के अंतर्गत आता है, क्या उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? 1 महीने तक मध्य प्रदेश में ये जहरीली दवाएं बिकती रही, क्यों प्रमुख सचिव ने सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर सीएमएचओ को ये ऑर्डर नहीं दिए कि आप तत्काल प्रभाव से इन सभी मेडिसिन को मार्केट से विड्रॉ करिए? आप किसका इंतजार कर रहे थे? और इस पूरे प्रकरण के अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी कहाँ गायब हैं? उनको अभी तक समय नहीं मिला कि एक बार छिंदवाड़ा जाकर पीड़ित परिवारों से मिलकर आ सकें। उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। ऊपर से वो एक क्लीन चिट दे देते हैं दवाई कंपनी को और इन दवाइयों को कि इसकी वजह से मृत्यु नहीं हुई है। किस आधार पर आपने ये क्लीन चिट दी थी? आपने एक भी मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराया। क्या आपने किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट के तहत ये कहा? कहाँ थी विस्रा रिपोर्ट, कहाँ थी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट? जब आपके पास कोई आधार नहीं था तो आपने क्यों इन दवाई कंपनियों को और इन दवाइयों को क्लीन चिट दे दी? और तीसरी बात, आपने जो कार्यवाही करी है उसमें ठीक है, आपने डॉक्टर को कल्प्रिट बनाया है, लेकिन डॉक्टर तो इसकी सबसे अंतिम कड़ी होती है, क्योंकि डॉक्टर तब रिस्पॉन्सिबल होता है जब वो किसी प्रतिबंधित दवाई को लिखता है या फिर वो किसी अनलाइसेंस्ड मेडिसिन को लिखता है। सबसे पहला प्रश्न तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे उठता है, क्योंकि ये उनका काम है कि जब दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सर्कुलेट होने के लिए या बिकने के लिए मध्य प्रदेश में आती है तो ये एफडीए सुनिश्चित करे कि इन दवाइयों की क्लिनिकल टेस्टिंग हुई है, इन दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, उसके बाद ये मार्केट में जाते हैं। आज आपने पूरा ठीकरा उठाकर डॉक्टर के सिर पे फोड़ दिया। डॉक्टर के अलावा सरकार ये कह रही है कि हमने उन कंपनियों के लिए भी पत्र लिखा है, इनको बैन किया जाए। रिपोर्ट में तो आया है ना कि इनमें जो केमिकल है वो 46% तक है जो जहरीला है, वो चीज निकलकर सामने आई है शिम्पी जी। देखिए, इसमें सरकार की जवाबदारी बनती है, केंद्र सरकार की भी जवाबदारी बनती है। ये जो दवाई कंपनी है 2009 से इसका ऑडिट नहीं हुआ है, 50 दवाइयां लगभग ये मैन्युफैक्चर कर रही थी। सबसे पहली बात, डीसीजीआई जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो लाइसेंस देती है मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उसके बाद में जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है दैट कम्स इनटू एक्शन। तो आपको तो प्रश्न सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से करना चाहिए ना कि आपने कैसे इस कंपनी को लाइसेंस दिया दवाइयां बनाने मैं लौटता हूं आपके पास। चैतन्य भट्ट जी, अब तक इस मामले में अलग अलग व्यू सामने आए हैं, लेकिन दुखद पहलू यह है कि वो जो बच्चों की मौत का आंकड़ा है जो शुरू में 6-7 से शुरू हुआ 10-11, और न्यूज स्टेट उन चैनल्स में था जब ये मौत का आंकड़ा आया तो हमने इस मुद्दे को उठाया था, चर्चा की थी, और ये सवाल उठाया गया था कि भाई इसका कारण पता चला है, क्योंकि उस समय तक इसका कारण नहीं पता था, बस ये पता था कि कुछ बच्चों की डेथ हो गई है। आज जब सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं, आपके व्यू में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई है अभी तक? देखिए, ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। जिन बच्चों की माताएं या पिता उनको खांसी ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले गए हैं और उन्होंने वो दवाई पिलाई हो, उनको सपने में भी इस बात का इल्म नहीं रहा होगा कि हम जो दवाई उनको पिला रहे हैं वो दवा नहीं बल्कि जहर है। छोटे छोटे बच्चे 1.5 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चों की जिस तरह से किडनी फेल हुई है, जिस तरह से उनकी मौतें हुई हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता उनके दुख का। जहां तक सरकार का जो कार्यवाही का सवाल है, देखिए आजकल तो अधिकारी और नेता ये इन्होंने 2 शब्द रट लिए हैं कि जांच होगी और कड़ी कार्यवाही होगी। आप किसी भी मामले में पूछ लीजिए उनसे, उनका एक ही जवाब रहता रटा रटाया कि जांच होगी और कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी, बाकी होता कुछ नहीं। आपने एक डॉक्टर को जेल में भेज दिया, लेकिन जो जिम्मेदार थे, ठीक है डॉक्टर भी उसमें एक कड़ी हो सकती है, और उनकी जो पत्नी उस मेडिकल शॉप को चला रही थी,
उनके नाम पे था, उनका भतीजा उसको रन कर रहा था। लेकिन जो लोग जिम्मेदार थे, जो ड्रग इंस्पेक्टर थे, आपके जो ड्रग एंड फूड सेफ्टी वाले लोग हैं, उनका तो कुछ नहीं हुआ, उनको सस्पेंड कर दे। सस्पेंशन कोई सजा नहीं होती है। सस्पेंशन में तो ये है कि आपको 6 महीने तक 50% तनख्वाह मिलेगी, आप घर में बैठ के आराम करोगे, और 6 महीने बाद आपको 75% तनख्वाह मिलने लगेगी। और फिर किसी नेता का खास होगा, वो तो उसको रिवोक कर दिया जाएगा। प्रमुख सचिव पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, दिनेश मौर्य को हटा दिया गया वहां से। सिर्फ इन लोगों पे कड़ी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, तब लगेगा कि हाँ, आप एक पूरी चैनल को खत्म कर रहे हैं। देखिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों लोग जिम्मेदार हैं। जहां तक ड्रग इंस्पेक्टरों की बात है, मुझे लगता है कि शायद ही शहर के किसी व्यक्ति को मालूम होगा कि ड्रग इंस्पेक्टर कौन होते हैं, सिर्फ दवाई विक्रेताओं के अलावा किसी को नहीं मालूम कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है। और एक जिले में जहां हजारों दुकानें, वहां पे 1 या 2 ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, जबकि बहुत से ड्रग इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो अभी तक खाली पड़ी हुई है। तो ये जो सिस्टम है, ये पूरा नेक्सस है। देखिए, उसमें डॉक्टर को आप दोषी, जैसा भी अरविंद जी कह रहे थे कि डॉक्टर अकेला दोषी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों के संग एक प्रॉब्लम होता है कि वो उसी कंपनी की दवाई लिखते हैं जिस कंपनी से उनको बड़ा कमीशन मिलता है। आप देखिए कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि विदेश यात्रा करवाई जाती है, उनको हवाई जहाज में घुमाया जाता है। ये सब तमाम चीजें हैं, जो कारें दी जाती हैं भेंट में कि आप हमारी दवाई लिखिए। तो ये भी देखना होगा कि डॉक्टरों को भी अपने हिसाब से देखना होगा कि हम कौन सी दवाई लिख रहे हैं। ये ठीक है कि उनको नहीं मालूम कि हम जो बाजार में आ रही हैं दवाई, उसमें किस प्रकार की जहरीली चीजें मिली हुई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी गए वहां पर, उन्होंने आपका सहानुभूति प्रकट की, लेकिन जो कार्यवाही होना चाहिए वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें बहुत कड़ी से कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। सस्पेंशन कोई कार्यवाही नहीं होती और छुट्टी पे भेज देना कोई कार्यवाही नहीं होती। जिस तरह आपने डॉक्टर को जेल भेजा, उसी तरह से इन तमाम अफसरों को जेल भेजना चाहिए। तब वो जो एक नेक्सस बना हुआ है दवा कंपनियों का, अधिकारियों का और ड्रग वालों का, इन सब के नेक्सस को आपको तोड़ना पड़ेगा, और उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना। लेकिन इसमें मैं अरविंद जी से एक चीज जानना चाहता हूं। अरविंद जी, एक और चीज जो निकलकर सामने आई इसमें, एक तो जहां से ये दवाई मेडिकल स्टोर से दी जा रही थी, वो उनके परिवार का मेडिकल स्टोर, जो डॉक्टर थे वो अपना निजी क्लिनिक चला रहे थे। छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल की आज ही तस्वीर आई, वहां पर एक गार्ड इंजेक्शन लगा रहा था। पूछा गया नर्स कहाँ है, तो बोले ड्यूटी पर हैं। तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, ये भी तो उजागर हो रही है इस चीज से। तो डॉक्टर को क्यों ना जिम्मेदार माना जाए फिर? कि वो डॉक्टर प्रैक्टिस क्यों कर रहा था, आपने जो पूछा। हाँ। डॉक्टर के अपने ड्यूटी आवर्स होते हैं। ड्यूटी आवर्स के बाद दे आर ऑफिशियली एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस। या तो ये सरकार बंद कर दे कि भाई जो डॉक्टर सरकारी नौकरी कर रहा है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जैसा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स में और कुछ मेडिकल कॉलेजेस में ये कंपल्शन है कि आप जो है वो सिर्फ कॉलेज में, या आप जो टीचिंग का काम है, या जो आपका मरीजों की देखरेख का काम है, उसके अलावा आप बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो वो प्रैक्टिस जो कर रहा था वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो अभी बात उठ के आई है कि लोग दवाई की कंपनी से डॉक्टर लोग बाहर जाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। चलिए अपन इसको डॉक्टर को छोड़ दें, आप ये बता दें कि कोई भी एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में ऐसा हो या कहीं पर भी करप्शन अगर नहीं है तो कहाँ नहीं है। अपन उसको अपन ये कह देते हैं कि सारे लोग चोर हैं। सारे नहीं होते, कुछ लोग हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है, तो कुछ लोग हो सकते हैं, पर उसके लिए सारे डॉक्टरों को ब्लेम करना, हर एक चीज का जितना भी छितरा है वो डॉक्टर के ऊपर थोप देना। अभी आपने सही कहा, उनको क्यों नहीं जेल भेजा गया। आपने देखिएगा इसमें, अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं कि जो फार्मा इंडस्ट्री में चलता है, अरबों खरबों रुपयों का व्यापार है ये ड्रग कंपनियों का, अरबों खरबों रुपयों का। और ये सारा कार्यक्रम जो चलता है एक ही डिपार्टमेंट के अंडर में चलता है, जिसके पास सफिशिएंट स्टाफ नहीं है। 2003 में एक मार्शल कंपनी रिपोर्ट बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी, और उसने क्लियर कट लिखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज का है वो हिंदुस्तान में बेयर मिनिमम है। अभी बात हो रही थी कि जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है, लोगों को मालूम नहीं होगा, सच में लोगों को नहीं मालूम होगा वो ड्रग इंस्पेक्टर करता क्या है। हर एक शहर में एक LIB करके होता है, लोकल इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो, जिनका काम आजकल सिर्फ पॉलिटिकल डाटा इकट्ठा करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जबकि उनको ये भी जवाबदारी होती है कि शहर के अंदर चल क्या रहा है, शहर में क्या हो रहा है आपके।
वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉनिटर करने की। शहर में पुलिस होती है, सीएचएमओ होता है, दुनिया भर के अरविंद जी, लेकिन जितना मैं पढ़ पाया उसको उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर दीजिएगा। मैं तो ये नियमों को समझ पा रहा हूं कि एक सरकारी डॉक्टर को केवल घर से कुछ प्रैक्टिस या परामर्श देने की अनुमति है, इस तरीके से क्लिनिक चलाने की अनुमति नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इसको थोड़ा करेक्ट कीजिए। मतलब इस तरह का मतलब प्राइवेट क्लिनिक चलाने की अनुमति नहीं है, जो मैं नियम पढ़ पा रहा हूं मध्य प्रदेश के। प्राइवेट क्लिनिक का क्या मतलब है? घर पे जो प्रैक्टिस कर रहा है वो प्राइवेट क्लिनिक नहीं तो क्या है? नहीं, मैं वही तो करेक्ट करवाना चाह रहा हूं आपसे कि क्लिनिक अलाउड नहीं है मध्य प्रदेश का, जो मैंने पढ़ा है नियम कि अलाउड नहीं है जी सरकारी डॉक्टर के लिए। चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात। इतने दिनों से सीएचएमओ और सीएमओ और सरकार क्या कर रही थी? मतलब गलती थी ना डॉक्टर की भी यहाँ पर, उस पर भी एक्शन तो होना चाहिए अगर ऐसा है। कहाँ कर रहा है और क्यों कर रहा है? आजकल एक नियम है मध्य प्रदेश में, रोगोपचार अधिनियम, जिसके अंदर हर एक क्लिनिक को रजिस्टर होना पड़ता है। वो रजिस्टर होने के बाद क्या सीएचएमओ की जवाबदारी नहीं बनती है कि वो देखे जाके? चलिए ठीक, मैं जवाब लेता हूं। देखिए वंदना जी, दो टॉपिक निकलकर सामने आए हैं। अगर वो कर रहे थे तो क्या वो नियम विरुद्ध था, तो अलाउड कैसे हुआ उसको? और दूसरा, ये जो पूरी चेन है, जो दवाई एक पहुंचती है, उसमें कैसे सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता ना मानी जाए? थोड़ा संक्षेप में दीजिएगा, समय नहीं है मेरे पास। तो उसको लेकर एक बात हो रही थी, और जिस प्रकार से अभी इन्होंने बोला कि ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देना कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है, ये शुरुआत है। हमने एसआईटी का जो गठन किया है वो इसलिए नहीं किया है कि हमें कार्रवाई नहीं करनी है। इतने संवेदनशील मामले में सरकार सदैव कार्रवाई करेगी, और कोई भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की, कोई नहीं चाहेगा कि इस प्रकार से मासूम किसी की भी लापरवाही की वजह से अपनी जान। चलिए ठीक, उम्मीद करते हैं ये एक्शन होगा जो आपने कहा। मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। बहुत संवेदनशील विषय है और इसमें कोई भी, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति संवेदनशील है। जब बच्चों की जान जाती है तो उम्मीद है कि इसमें कहीं से भी कोई रियायत नहीं होगी, सीधे कार्रवाई होगी जो भी इसमें जिम्मेदार है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।